आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव की शुरुआत जब से हुई है और चीज़ों को इंडिजनाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हमें बहुत सारे सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। इसी क्रम में तेजस मार्क 1 प्रोग्राम में हमें एक और बड़ी रिपोर्ट देखने को मिल रही है, और ये रिपोर्ट आ रही है मिस्ट्रल सॉल्यूशंस को लेकर, जहां पर तेजस मार्क 1 प्रोग्राम के अंतर्गत मिस्टर सॉल्यूशंस को तकरीबन 25 करोड़ रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मिला है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है मुख्यतः ये सिंगल बोर्ड जो कंप्यूटर्स हैं इन्हें सप्लाई करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया गया है। और आपको बता दें कि इस समय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम में अधिक से अधिक जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं इनको इंगेज करने पर काम किया जा रहा है, ताकि सप्लाई चेन को मजबूत रखा जा सके और जो एचएएल के ऊपर एक बर्डन है उसको कम करके इनका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। और इस पर कंपनी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमें काफ़ी गर्व है कि हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम में अपना सपोर्ट दे रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। जैसा कि आप सबको पता है कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ने अपनी कैपेबिलिटी साबित करी है, फिर चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर चाहे दूसरे मिशन हो। इन सब में जो हमारे पिनाका एमबीआरएल्स हैं इनकी कैपेबिलिटी का लोहा दुनिया ने माना है, और हाल ही में आर्मेनिया ने इनको खरीदा भी है। लेकिन अब डीआरडीओ इसमें एक कदम आगे जा रही है। डीआरडीओ पिनाका की रेंज को तो एक तरफ बढ़ा ही रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डीआरडीओ ने कंफर्म कर दिया है कि वो भारतीय वायुसेना के लिए पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का जो एयर लॉन्च वेरिएंट है ये तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, पिनाका का जो एयर लॉन्च वेरिएंट है वो तैयार किया जा रहा है, और उसमें भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट की सहायता से ये जो एक्सटेंडेड रेंज है उसको प्राप्त करेगा, एक्सटेंडेड रीच इसको मिलेगी, और लंबी दूरी तक की जो मारक क्षमता है वो देखने को मिलने वाली है। हालांकि इस प्रोग्राम के टाइमलाइन को लेकर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं हुई है, लेकिन इतना कंफर्म है कि डीआरडीओ की तरफ से काम शुरू कर दिया गया है, जो भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है तेजस मार्क 1 अल्फा प्रोग्राम को लेकर के। तेजस मार्क 1 अल्फा प्रोग्राम को लेकर जब भी बात होती है तो हम लोग काफी गौरवान्वित हो जाते हैं ये कहते हुए कि ये काफी मेजर अपग्रेड्स के साथ आ रहा है, और भारतीय वायुसेना को जब ये मिलने शुरू हो जाएंगे तो उनकी कैपेबिलिटी का कायाकल्प हो जाएगा। वहीं इनकी कैपेबिलिटी को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर मीडिया सोर्सेस की तरफ से ये बताया गया कि तेजस मार्क 1 अल्फा का जो सेकेंड बैच होने वाला है, जहां पर हमने एडिशनल 97 जेट्स के ऑर्डर प्लेस किए हैं, इनका जो सेकेंड बैच होगा इसमें हमें गैलियम नाइट्राइड पर आधारित जो एसा रडार है वो देखने को मिलने वाला है। मौजूदा जो तेजस की फ्लीट है ये पूरी तरीके से इजरायली इल्टा ELM 2052 एसा रडार पर डिपेंडेंट है, जो कि गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसमें हमें गैलियम आर्सेनाइड TR मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जो सेकंड ट्रांच या सेकंड फेज है या सेकंड बैच आप कह सकते हैं तेजस का, उसमें हमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो एसा रडार्स हैं ये देखने को मिलने वाले हैं, जिनसे इनकी सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी, और इसमें हमें 900 से ज़्यादा जो TR मॉड्यूल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है टाटा एडवांस सिस्टम को लेकर के। टाटा एडवांस सिस्टम इस समय भारत की नौसेना की जो हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठा रही है, जहां पर रिपोर्ट्स बताती हैं कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इस समय जो भारतीय नौसेना का लेटेस्ट पुश है, जहां पर उन्हें मॉडर्न रोटरी विंग हेलीकॉप्टर्स चाहिए, उनके डिमांड को पूरा करने के लिए टाटा अपने साथ जो एयरबस का कोलैबोरेशन है उसके अंतर्गत जो H160M हेलीकॉप्टर है इनको ऑफर कर रही है। इन हेलीकॉप्टर्स का निर्माण भारत में ही किया जाएगा एयरबस और टाटा के द्वारा, और इस समय टाटा 76 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की जो टेंडर है उस पर कम्पीट करने की तैयारी कर चुका है, और उन्होंने ये दावा किया है कि अगर भारतीय नौसेना उनको यह कॉन्ट्रैक्ट देती है तो टाइमली और काफ़ी तेज रफ्तार के साथ ये जो डिलीवरीज हैं ये पूरी की जाएंगी। भारतीय नौसेना के अलावा भारतीय कोस्ट गार्ड भी ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जो है वो अगस्त 2025 में इशू कर चुका है, जहां पर वो ट्विन इंजन मल्टी रोल प्लेटफॉर्म्स को खरीदना चाहते हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो भारतीय नौसेना के लिए 51 की संख्या इनिशियल बताई गई है, और इसके अलावा जो 25 हेलीकॉप्टर हैं ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए दिए जाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है डीआरडीओ को लेकर के। दोस्तों, डीआरडीओ इस समय आपको पता है कि नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज पर काम कर रहा है, और हमें यहाँ पर एक नया जो मामला है वो देखने को मिल रहा है, जहाँ पर डीआरडीओ ने एक बड़ा कदम उठाया है, और अब नज्म MR पर आधारित जो सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स हैं ये हमें देखने को मिलने वाली हैं। अगर हम नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज की बात करें तो इसे इस प्रकार से मॉडिफाई किया जाएगा कि इसे सबमरीन की जो टॉर्पीडो ट्यूब है उनसे सीधे फायर किया जा सके। नज्म MR इससे पहले भारतीय नौसेना के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने के लिए कैपेबल है। इसकी रेंज तकरीबन 290 से 300 किलोमीटर के बीच में बताई जाती है। इसका जो सिप लॉन्च वेरिएंट है वो तकरीबन 350 किलोमीटर तक जा सकता है।
ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो आवाज की गति से कम लेकिन सटीक लंबी दूरी की स्ट्राइक करने में सक्षम है और इसे अब पनडुब्बी से लॉन्च करने के लिए एक छोटा और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अगर हम बात करें सबमरीन्स की, तो आपको पता है कि इनसे मिसाइल्स को लॉन्च करना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि सबमरीन की जो टॉर्पीडो ट्यूब होती है उसमें जगह काफ़ी सीमित होती है। जैसे कि इनकी लंबाई और इनका जो डायमीटर है वो काफ़ी सीमित होता है। फ्यूल एफिशिएंसी कम करनी पड़ती है, इससे रेंज थोड़ी कम हो जाती है। फिर भी इनकी जो रेंज है वो काफ़ी रीजनेबल होती है। और अगर भारतीय पनडुब्बियों में इन मिसाइल्स को इंटीग्रेट कर दिया गया तो निस्संदेह उनकी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसमें एक बड़ा हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अभी भारतीय नौसेना की जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है ये SM-39 एक्सोसेट मिसाइल का यूज़ करती हैं, जिनकी रेंज तकरीबन 50 किलोमीटर की है। लेकिन समस्या ये है कि आज के समय में एनिमी के पास लॉन्ग रेंज रेडार हैं, बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं। और अगर 50 किलोमीटर की रेंज की बात करें तो जाहिर सी बात है फिर आपको एनिमी की फ्लीट के काफ़ी करीब जाकर इस मिसाइल को दागना पड़ेगा, जो कि हमारे सबमरीन के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर ये जो मिसाइल है ये लग जाती है तो ये एक गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि फिर हमारे सबमरीन्स 200 से लेकर 300 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम होंगी। दुश्मन के जाए पास बिना वो स्ट्राइक कर पाएंगी, सबमरीन्स की सर्वाइबिलिटी बढ़ेगी और इंडियन ओशन रीजन में हमारा स्टैंड काफ़ी मजबूत होगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के, जहां पर तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में एक बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। शुरुआत से ही आशंका जताई जा रही थी कि जिस प्रकार के डेवलपमेंट चल रहे हैं, हम आने वाले भविष्य में जितने भी अमेरिकी इंजन हैं उनको रिप्लेस करने के बारे में विचार अवश्य करेंगे और अब चीज़ें ऐसी होती नजर आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो भारत का प्लान स्पष्ट है कि तेजस मार्क 2 में भी एमका मार्क 2 के लिए जो 120 किलोटन का इंजन विकसित किया जा रहा है वो यूज़ किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट सामने निकल के आई हैं जहां पर इंजन के डायमेंशन को जो F414 इंजन है उसके समकक्ष रखने पर बात की गई है, जहां पर उनका डायमेंशन, उनकी जो माउंटिंग है वो सब सेम होने वाली है। इसके पीछे का उद्देश्य एक ये हो सकता है कि भारत ये चाहता है कि अभी जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, टेस्टेड है, उसका यूज़ करो और भविष्य में जब हमारे स्वदेशी इंजन बन के तैयार हो जाएं और एयरक्राफ्ट को मिड लाइफ अपग्रेड मिल रहा हो तभी हम इंजन स्वैप करेंगे। आपको याद दिला दें कि अमेरिका के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंसी है उसको लेकर हमेशा से एक बड़ी डिबेट चलती रहती है और ये हिदायत दी जाती है कि अमेरिका के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और शायद भारत ने भी इस चीज़ को पहले ही मान लिया था, क्योंकि चाहे रक्षा मंत्री जी का बयान हो, चाहे प्रधानमंत्री जी का बयान हो या फिर हाल ही के जो डेवलपमेंट हैं उसमें हमने ये चीज़ कहीं ना कहीं भांप ली थी कि ये इंजन सिर्फ एमका के लिए नहीं बन रहा है, भविष्य में तेजस मार्क 2 और टेडवीएफ जैसे जो प्रोग्राम है वो इससे निस्संदेह लाभान्वित होने वाले हैं और अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ये इंजन प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस इंजन के आने के बाद हमारी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म विजन भी रखा गया है, जहाँ पर हमें 3 से 4 अलग अलग फेजेस में ये पूरा काम होता नजर आएगा। पहले फेज में जो एयरक्राफ्ट है वो F414 के साथ ही उड़ेंगे और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को प्राप्त करेंगे। दूसरे फेज में जो एयरक्राफ्ट है वो मिड लाइफ अपग्रेड को प्राप्त करेंगे और उसी दौरान हमें जो नए इंजन है वो इन्हें लगते दिखाई पड़ जाएंगे और बाद में जो फ्यूचर फाइटर्स हैं उनमें भी इनको यूज़ करके एक्सपोर्ट मार्केट में उतारा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।